Hi friends, welcome to AZ classes and today we will learn about class 11th part फर्स्ट फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा चैप्टर 2 है वो है मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण यानी यूनिट, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। फर्स्ट वन इज मापन, मेजरमेंट। सेकेंड इज राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। थर्ड वन इज मात्रकों की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फोर्थ इज मापन में त्रुटि या माप में त्रुटि, एरर इन मेजरमेंट। फिफ्थ वन इज त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो हम डिले न करते हुए शुरू करते हैं। मापन मतलब मेजरमेंट। ठीक है, मापन मेजरमेंट। मेजरमेंट एक शॉर्ट में क्या है, कंपैरिजन है। क्या है, एक तुलना है। ठीक है, यानी मेजरमेंट क्या है, एक तुलना है। मापन क्या है, एक तुलना है। ठीक है, यहाँ से आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आपको परिभाषा बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपैरिजन यानी मापन, जो मापन है वो क्या है, कुछ नहीं, एक तुलना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मापन वह प्रक्रिया है, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत यादृच्छ रूप से सर्वमान्य मानक से तुलना करते हैं। आ गया ना कंपैरिजन। यानी मापन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत और यादृच्छ रूप से सर्वमान्य मानक से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, यानी एक्चुअल में कंपैरिजन ही है एक मापन। ठीक है, दूसरी परिभाषा में क्या देखते हैं, ये एक परिभाषा हो गई। ठीक है, इसको और सरल बनाते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं वह प्रक्रिया जिसमें हम पता करते हैं कि वह भौतिक राशि उसी प्रकार की भौतिक राशि का कितने गुना है। ठीक है, यहाँ पे भी कंपैरिजन आ गया। यानी ये अब सबसे सरल हो गया कि वह प्रक्रिया जिसमें हम पता करते हैं कि वह भौतिक राशि उसी प्रकार की भौतिक राशि का कितने गुना है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। अब मापन करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर एक, मात्रक यूनिट। दूसरा, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, यानी मापन हो गया। मापन की मैंने आपको दो परिभाषाएं बता दी। मापन करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। फर्स्ट वन इज मात्रक यूनिट, सेकंड वन इज न्यूमेरिकल वैल्यू यानी उसका आंकिक मान। ठीक है, ये हमारा हो गया मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण।
तो सामान्यतः जो हमारी राशियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारी मूल राशियां, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। और सेकंड वन है हमारी व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो दो तरह की राशियां हो गई। जब दो तरह की राशियां हैं तो इनके मात्रक भी दो तरह के होंगे, यानी जो मूल राशियां हैं उनके मात्रक कैसे होंगे, मूल मात्रक होंगे, और जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनके मात्रक कैसे होंगे, व्युत्पन्न मात्रक होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम मूल राशियों की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी मूल राशियां क्या हैं कि वे राशियां या वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें हम अन्य पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें हम किन्हीं अन्य भौतिक राशियों में परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लिखेंगे वे भौतिक राशियां जिनको हम किसी दूसरी राशि में व्यक्त नहीं कर सकते, मूल राशियां कहलाती हैं, ठीक है। यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें हम किसी दूसरी राशि में व्यक्त नहीं कर सकते, मूल राशियां कहलाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि मूल राशियां हैं तो इनके मात्रक भी क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक। तो हम लिखेंगे तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। और हमारे पास कितने मूल मात्रक हैं, 7। तो हम लिखेंगे मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7। मूल मात्रक देखो, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ठीक है। यानी हमारे पास मूल राशियां कौन सी हो गई, वो भौतिक राशियां जिनको हम किसी अन्य पदों में व्यक्त ही नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोलते हैं, मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, सॉरी, इनके मात्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। और मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। मीटर लंबाई का मात्रक, किलोग्राम द्रव्यमान का, सेकंड समय का, एम्पियर धारा का, केल्विन ताप का, कैंडेला ज्योति तीव्रता, एंड मोल पदार्थ की मात्रा, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, और पढ़ोगे। अब आ जाते हैं हम व्युत्पन्न राशियों पे। बी क्या है, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या है, वे राशियां जिन्हें हम मूल राशियों के पदों में व्यक्त करके प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे बल है F बराबर ma, ठीक है, यानी बल बराबर
द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान तो हमारा मूल राशि है, अब इसको तो हम किसी और राशि में परिवर्तित नहीं कर सकते, जो कि हमने मूल राशियों की परिभाषा में आपको बताया था कि वे भौतिक राशियाँ जिनको हम किन्हीं अन्य पदों में व्यक्त नहीं कर सकते मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण की जगह अगर हम यहाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दें, तो मीटर भी हमारा मूल मात्रक है और हमारा सेकंड भी मूल मात्रक है और हमारा द्रव्यमान भी मूल मात्रक है। यानी जो हमारी व्युत्पन्न राशि बल थी उसको हमने किस पदों में व्यक्त कर लिया, मूल राशियों के पदों में। ठीक है, तो जो हमारी परिभाषा है वो क्या कह रही है कि वे राशियाँ जिन्हें हम मूल राशियों के पदों में व्यक्त करके प्राप्त कर सकते हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। डन। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मात्रकों की पद्धतियाँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मात्रकों की पद्धतियाँ। ठीक है, तो मात्रकों की 3 पद्धतियाँ हैं। कितनी? 3, A, B, C। तो 3 पद्धतियाँ जो हमारी मात्रकों की हैं वो हमारी है CGS, MKS, FPS। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। थर्ड वन इज फुट, पाउंड, सेकेंड। ठीक है, यानी जो मात्रकों की पद्धतियाँ थी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट वन इज CGS, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। यानी CGS पद्धति में क्या होता है, जो लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। थर्ड वन इज फुट, पाउंड, सेकेंड, FPS, जिसमें लंबाई का मात्रक फुट होता है और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, अब 3 पद्धतियों के होने के कारण क्या होता है कि कुछ जगह कुछ लोग MKS पद्धति का यूज़ करते हैं, कुछ जगह CGS पद्धति का यूज़ करते हैं, कुछ जगह फुट, पाउंड, सेकेंड यानी FPS पद्धति का यूज़ करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि हर जगह एक मात्रक रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई। क्या बनाया गया? एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई जिसे हम बोलते हैं SI पद्धति। ठीक है, इंटरनेशनल प्रणाली बनाई गई जिसको हम क्या बोलते हैं? SI पद्धति। अब SI पद्धति में क्या था कि मैंने अब तक आपको बताया कि कितने मूल मात्रक होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं। बट SI पद्धति ने क्या बताया कि हमारे पास 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। टोटल कितने हो गए? 9 मात्रक। ठीक है, यानी मैंने आपको अभी पिछला जो मूल राशियाँ, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक में पढ़ाया था, तो उसमें 7 मूल मात्रक बताए थे। अब जो हमने इंटरनेशनल एक पद्धति बनाई, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, तो उसमें क्या हुआ कि 9 मात्रक हो गए, जिसमें 7 मूल मात्रक हो गए और 2 पूरक मात्रक हो गए। ठीक है, तो जो 7 मूल मात्रक हैं वो सेम वही हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन जो 2 पूरक मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं वो बता देता हूँ आपको। एक तो हमारा हो गया रेडियन और एक हो गया स्टेरेडियन। यानी ये किसका मात्रक है? कोण का, और ये घन कोण का। ठीक है,
SI पद्धति में हमारे अब टोटल 9 मात्रक हो गए, जिसमें 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक, और जो 2 पूरक मात्रक हैं वो क्या हैं, एक रेडियन है, एक स्टेरेडियन है, रेडियन कोण का मात्रक है और स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो मात्रकों की पद्धतियाँ हैं उसमें जो हम 7 मूल मात्रक यूज़ करते हैं वो। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसके बारे में ये नहीं पढ़ना है कि जो हमारा मीटर है या जो किलोग्राम है, जो हमने उसका जो मानक लिया है वो एक्चुअल में मानक क्या लिया गया है। ठीक है, बट जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे काम आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा पहला जो मूल मात्रक था वो क्या है, मीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, यानी 10⁻³ मीटर। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम और छोटी बात, 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोमीटर है। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर का यूज़ भी, एंगस्ट्रॉम का यूज़ भी। अब ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे पास एक होता है कि जो हमारी दूरी है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। आपसे ये पूछ लेता कभी कभी 1 नंबर में, यूपी बोर्ड में कभी कभी 1 नंबर में जो बहुविकल्पी आते हैं ना, उसमें पूछ लेते हैं कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो क्या है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मैंने अभी आपको मीटर के बारे में बता दिया। ठीक है, अब मीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है या दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर हो गया जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हमारे जो नेक्स्ट मूल मात्रक है वो 1 किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, एम्पियर हो गया, कैंडेला हो गया, केल्विन हो गया और मोल हो गया। ठीक है, अब देखो हम 1 किलोग्राम में क्या सीन है कि एक जो मीट्री टन है वो किसके बराबर होता है, 10⁻³ kg के, किलोग्राम के, और 1 क्विंटल में कितने kg होते हैं, 100 kg। ठीक है, और 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻³ kg। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड में, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड। 1 नैनो सेकंड में 10⁻⁻9 सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड में 10⁻⁻6 सेकंड, और 1 पिको सेकंड में 10⁻⁻12 सेकंड। देखो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना नेक्स्ट चैप्टरों में, तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो वहाँ आपको लिख के नहीं देगा, सिर्फ बोल देगा कि किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला समय 1 पिको सेकंड है। तो जब आपको पिको सेकंड, 1 पिको सेकंड बराबर कितना सेकंड होता है यही पता नहीं है, तो आप न्यूमेरिकल के करोगे। ठीक है, अब एम्पियर, देखो एम्पियर क्या है कि धारा का मात्रक है। ठीक है, आई का मात्रक है, लेकिन एम्पियर की एक कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एम्पियर की क्या कहानी है कि जो एम्पियर की हम परिभाषा बताते हैं वो ऐसे है कि किन्हीं 2 सीधे तथा समांतर, यानी हमारे पास 2 सीधे और समांतर, ठीक है, अनंत लंबाई के तारों, अनंत लंबाई के तार हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, तो वो क्या करता है वो, हाँ, तो अब हम यहाँ से लिखते हैं कि 1 एम्पियर किन्हीं 2 अनंत लंबाई के सीधे व समांतर तारों में बहने वाली धारा है। यानी 1 एम्पियर किन्हीं 2 अनंत लंबाई के सीधे समांतर
तारों में बहने वाली धारा है जिनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है, तो जो ये धारा है और जिसके कारण क्या होगा, बल लगेगा, तो इनकी जो तारों की जो प्रति एकांक लंबाई है, तो तारों की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। यानी 1 एम्पियर वह धारा है जो किन्हीं 2 अनंत लंबाई के सीधे समांतर तारों में, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, तो उन तारों में प्रति मीटर लंबाई पर कितना न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो वह धारा क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है, अब आ जाओ कैंडेला। कैंडेला मैंने आपको बता दिया था ज्योति तीव्रता का मात्रक है। केल्विन क्या है, टेम्परेचर ताप का मात्रक है, और मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा सीधा सीधा जिनका आपको न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत है। हमारा माप में त्रुटि, एरर इन मेजरमेंट। तो सामान्यतः हमारी जो त्रुटियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली क्रमबद्ध त्रुटियां, सिस्टमैटिक एरर्स, एंड दूसरी यादृच्छिक त्रुटियां, रैंडम एरर्स, या इनको हम बोल देते हैं आकस्मिक त्रुटियां भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारी अब जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब 3 प्रकार की जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 यंत्रगत त्रुटियां, इंस्ट्रूमेंटल एरर। 2 प्रायोगिक या तकनीकी कार्य में अपूर्णता के कारण त्रुटि। ठीक है, और नंबर 3 व्यक्तिगत त्रुटियां। देखो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा जो हमारी क्रमबद्ध त्रुटियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। यंत्रगत त्रुटियां यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी जो हम किसी वस्तु का जो माप लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे तो उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी जो त्रुटियां हो सकती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, यंत्रगत त्रुटियां बोलेंगे। प्रायोगिक तकनीकी कार्य में अपूर्णता के कारण त्रुटि, यानी हम कोई प्रयोग कर रहे हैं तो या तो हम प्रयोग को अपूर्ण कर पा रहे हैं तो त्रुटि होगी, या फिर उस प्रयोग को करने के लिए हमारे पास पर्याप्त तकनीकी नहीं है तो त्रुटि होने की संभावना रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी व्यक्तिगत त्रुटि, यानी हमारे यहाँ पे पर्सनल एरर भी होने के चांसेस हैं। ठीक है, यानी पर्सनल त्रुटि भी हो सकती है, जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है और जो यंत्र का यूज़ कर रहा है उसके कारण भी जो त्रुटि होगी वो व्यक्तिगत या पर्सनल एरर कहलाएगी। ठीक है, अब जो हमारी बी है नेक्स्ट, यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडम एरर। देखो बी क्या था, रैंडम एरर। और रैंडम एरर को हम क्या बोलते हैं, आकस्मिक त्रुटि। और आकस्मिक त्रुटि क्या है, एकदम अचानक से होने वाली त्रुटि। तो वो ऐसी त्रुटि जिनका स्रोत ज्ञात ना हो, यानी इनका स्रोत ही ज्ञात नहीं है हमें कि ये जो त्रुटि आई है वो किसके कारण आई है। तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, प्रेक्षक की लापरवाही। दूसरा, बाह्य वातावरण में परिवर्तन। यानी जो हमारे रैंडम एरर्स है, आकस्मिक त्रुटि है, यादृच्छिक त्रुटि है, वो ऐसी त्रुटि है जिसका हमें स्रोत ही ज्ञात ना हो कि जो आकस्मिक त्रुटि आई वो कैसे आई। तो वो 2 प्रकार से घटित हो सकती है। कैसे, एक तो प्रेक्षक की लापरवाही के द्वारा, दूसरा बाह्य वातावरण में परिवर्तन के कारण। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे निरपेक्ष त्रुटि, यानी अब हम त्रुटि ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि का देखो क्या है कि वह त्रुटि या त्रुटियों का अंतर। कौन कौन सी त्रुटि, अब देखो हम बता सकते हैं कौन कौन सी त्रुटि। एक तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है, देखो निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है, वास्तविक मान माइनस अंतर प्रेक्षित मान। यानी कोई हमें राशि दे रखी है, उसका वास्तविक मान अगर हमें ए दे रखा है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या है कि कोई राशि है, कोई राशि उसका वास्तविक मान ए है, ठीक है। यानी हमारे पास जो हमने निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला क्या है, निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे किसी की तो वास्तविक मान अंतर प्रेक्षित मान। अब हमें देखो कि कोई राशि दे रखी है, उसका वास्तविक मान कितना दे रखा है ए, तो हमने उसके प्रेक्षणों द्वारा प्रेक्षित मान क्रमशः A1, A2, A3, AN है। यानी क्या हुआ कि हमें कोई राशि दे रखी है, उसका वास्तविक मान दे रखा है ए। अब हमने कई प्रेक्षणों से उसके जो मान निकाले, जो प्रेक्षित मान निकले वो कितने निकले, A1, A2, A3 ... AN। तो हमसे कहा जाए कि निरपेक्ष त्रुटि, तो हम निरपेक्ष त्रुटि मान लो तो हम क्या लिखेंगे, A1 के लिए हम लिखेंगे डेल्टा A1, ठीक है, कितना वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, ठीक है, डेल्टा A2 वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। ऐसे ही हम निकालेंगे कहाँ तक, n तक, तो डेल्टा AN इज इक्वल टू A माइनस AN। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारी निरपेक्ष त्रुटियों के मान निकल के आ गए। कब, जब किसी राशि का वास्तविक मान दे रखा हो और उसके प्रेक्षित मान दे रखे हों तब, ठीक है, ये निकल के आ गया डेल्टा A1, A2, A3। अब ये क्या है, ये हमारा अंतर है यहाँ पे, ठीक है, ये अंतर है। अब अंतर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे कि अगर कोई वास्तविक मान ए दे रखा है और मान लो प्रेक्षित मान ए से ज़्यादा आ गया तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य निकालेंगे, या निरपेक्ष त्रुटि का माध्य या औसत माध्य, ठीक है। अब हम निरपेक्ष त्रुटि का अगर माध्य निकालें तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि किन्हीं संख्याओं का अगर हम समांतर माध्य या माध्य निकालते हैं या औसत माध्य निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, औसत माध्य बराबर क्या होता था, संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या, यही होता था ना। तो अब हमारे संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, ये A1 है, डेल्टा A1, ठीक है। अब हमें कैसा लेना है, ये पॉजिटिव लेना है, तो हम क्या कर देंगे, इसका मॉड कर देंगे। हमें पता नहीं है ये अंतर है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, ठीक है, प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस ... ऐसे हम कहाँ तक ले जाएंगे, मॉड डेल्टा AN तक। और हमारे कुल कितने प्रेक्षण हैं, n प्रेक्षण हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि का माध्य कितना निकल के आ गया, इतना, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि अगर हमें n प्रेक्षण दे रखे हों और किसी का वास्तविक मान अगर a दे रखा हो तो 1/n समेशन ऑफ डेल्टा AI, ठीक है, जहाँ i इक्वल टू 1 to n, ठीक है। ये क्या हो गया, माध्य। माध्य का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया कि अगर हम एक ही जगह 1 रखें तो डेल्टा A1 हो जाएगा, यहाँ मॉड ले लेते हैं, ठीक है, A1 हो जाएगा। i की जगह 2 रखें तो डेल्टा A2 हो जाएगा, i की जगह 3 रखें तो डेल्टा A3 हो जाएगा। ऐसे हम i की जगह n रखें तो डेल्टा AN हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल आया, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य निकल के आ गया।
अब नेक्स्ट, अब आ जाती है सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। तो सापेक्ष त्रुटि और भिन्नात्मक त्रुटि क्या है कि जो हमने किसी भी प्रेक्षण द्वारा त्रुटियों के जो समांतर माध्य निकाले और उन समांतर माध्यों का और उसके वास्तविक माध्य का अगर अनुपात कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों से प्राप्त माध्य निरपेक्ष त्रुटि का उस भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात क्या कहलाता है, सापेक्ष त्रुटि कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे भिन्नात्मक त्रुटि बराबर, भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। यानी हमने किसी निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य निकाला, यानी हमने माध्य त्रुटि निकाल ली, उसकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और उसके वास्तविक मान से अगर हमने उसमें भाग दे दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए प्रतिशत त्रुटि, तो हम प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। तो यह अब क्या हो जाएगी, प्रतिशत। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो त्रुटियों का संयोजन, अब देखो यदि किसी भौतिक राशि की गणना में एक से अधिक राशियां हों, यानी एक से अधिक राशियां अगर किसी भौतिक राशि की गणना में हैं तो जो उसका लास्ट जो परिमाण निकलेगा, जो अंतिम परिमाण निकलेगा वो उसकी प्रत्येक राशि से तथा उसकी स्वयं की त्रुटि से प्रभावित होगा, ठीक है। यानी किस किस चीज़ से प्रभावित होगा, एक तो स्वयं की राशि से और उसकी जो स्वयं की त्रुटि होती है उससे प्रभावित होगा। तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं, किस किस पे निर्भर करेगा, एक तो व्यक्तिगत मापन में त्रुटि, यानी किसी व्यक्तिगत मापन में त्रुटि हो उस पर, और दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशंस की प्रकृति पर, ठीक है। यानी जो मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस करेंगे हम, जोड़ घटाना गुणा भाग, उसके ऑपरेशंस की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा कि एरर क्या है, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाए में क्या, त्रुटि। तो हम लिखेंगे एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, योग और अंतर में त्रुटि, ठीक है। योग और अंतर में त्रुटि, ठीक है। योग और अंतर में त्रुटि। तो अब देखो योग और अंतर में त्रुटि के लिए क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं हमारे पास x, y और z, ठीक है, तीन प्रेक्षण है, ठीक है। अब हम सबसे पहले योग में निकालेंगे, तो योग में हम क्या लिख लेते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एरर निकालना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, योग और अंतर में त्रुटि। तो x, y, z हमारे पास तीन प्रेक्षण हैं, तो हमने क्या लिखा कि योग के लिए
जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सीमांत त्रुटि, सीमांत त्रुटि या लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर हमारी क्या होगी, एक्स के लिए डेल्टा एक्स प्लस माइनस, यानी अगर हमारा एक्स वास्तविक मान है और प्रेक्षण मान मान लो x1 है, अगर x से ज़्यादा हो गया तो डेल्टा x का मान कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम मान लेते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई और प्लस माइनस डेल्टा जेड। ये क्या है, हमारी सीमांत त्रुटियां हैं, लिमिटिंग एरर्स हैं, यानी मैक्सिमम इतनी त्रुटियां आएंगी। तो हमने मान लिया कि हमारी जो सीमांत त्रुटियां हैं एक्स बाई जेड में वो कितनी है, डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई और प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है। अब योग और उसमें योग और अंतर में हम त्रुटियां निकाल रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जेड हमारा जेड है, ठीक है। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, ठीक है। अब देखो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक जगह ले लो और ये हो जाएंगे डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, यानी डेल्टा एक्स को डेल्टा वाई के पास रख दिया और एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई के पास रख दिया। और समीकरण एक से एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, जेड के। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, जेड, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, ये कट जाएगा। तो हमारा क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी एडिशन में त्रुटि, ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए मैक्सिमम त्रुटि कितनी होगी, हमसे पूछा जाए कि बताइए मैक्सिमम त्रुटि कितनी होगी। अगर मैक्सिमम एरर पूछी जाती है तो देखो मैक्सिमम एरर के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये दोनों कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए मैक्सिमम एरर के लिए। तो हम लिखेंगे डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ये क्या हो गया हमारा मैक्सिमम एरर, ठीक है। ऐसे ही हम सबट्रैक्शन में निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। गुणा तथा भाग, ठीक है। गुणा तथा भाग में अगर हमें एरर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमने वही सेम तीन प्रेक्षण लिख रखे हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो पहले गुणा के लिए तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, सेम पीछे की तरह चलेंगे, हम इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या होगा, हमने ये तीन राशियां मान ली हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब क्या करेंगे, हम इनकी लिमिटिंग एरर लिखेंगे तो कितनी होंगी, डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये लिमिटिंग एरर्स हो गई, ठीक है। अब देखो हम इनके मान इसमें रखेंगे कि लिमिटिंग एरर्स के बाद जो हमारा माध्य बनेगा वो कितना बनेगा। तो देखो ये क्या है, जेड की जगह जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, ये ठीक है। अब देखो हम गुणा करते हैं, गुणा करो तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई,
अब देखो मैंने आपको बताया, अब हम क्या करते हैं, देखो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या है। देखो जो हम समांतर माध्य जो निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं ना, निरपेक्ष समांतर निरपेक्ष माध्य त्रुटि जो निकालते थे वो किस में निकलती थी, पॉइंट्स में। अगर मान लो हमारी एक 0.1 है और एक 0.2 है, अगर इन दोनों का गुणा करें तो कितनी हो जाएगी, 0.02 हो जाएगी, यानी और कम हो जाएगी, यानी ऑलरेडी पहले से कम थी, गुणा करने के बाद और कम हो जाएगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। चूंकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का मान तुलनात्मक कम होगा, ठीक है, तुलनात्मक कम होगा, तो हमने क्या किया, इनको छोड़ दिया। तो हम लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई, ठीक है। अब देखो एक्स वाई इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, z के बराबर है, तो हम z के बराबर रखेंगे, तो z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई, z से z कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई, ठीक है। अभी यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब देखो अब अगर ये जो हमारा समीकरण निकला है, हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, तो हम अगर इसमें z से डिवाइड करते हैं, हमारा है प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई, ठीक है। अब अगर हम लिखेंगे समीकरण 2 में हम क्या करें, गुणा करते हैं किसका, जेड, 1/z का, क्या करते हैं, गुणा करते हैं हम किसका, 1/z का, ठीक है, इस पूरे समीकरण में। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड प्लस माइनस अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई अपॉन जेड का मान हमने समीकरण नंबर 1 से कितना था, जेड इक्वल टू किसके था, एक्स वाई के, प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई बटे जेड एक्स वाई, यानी यहाँ जेड का हम गुणा करेंगे 1/z का यहाँ गुणा करेंगे, तो जेड की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्स वाई, तो वाई से वाई क्रॉस एक्स से एक्स, तो हमारा क्या आ गया, डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है। ये हमारी किस में त्रुटि निकल के आ गई, गुणा में, मल्टीप्लिकेशंस में, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैक्सिमम भिन्नात्मक त्रुटि मांग ले आपसे, तो अब अगर आपसे कह दें कि अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि निकालिए, अगर कह दे कि अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। अब ये किस में निकल के आ गया, गुणा में। अब हम किस में निकालेंगे, भाग में। अब देखो, अब भाग के लिए हमारे पास वही प्रेक्षण थे एक्स वाई जेड, ठीक है। ये क्या है, भौतिक राशियाँ दे रखी हैं हमें, एक्स वाई जेड। अब हम गुणा में क्या लिखेंगे, गुणा में हमने लिखा जेड बराबर एक्स वाई, और अब हम भाग में क्या लिखेंगे, जेड बराबर एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो हमने सीमांत जो हमारी एरर्स थी, लिमिटिंग एरर्स, वो कितनी हो गई, डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है। अब इसमें रखोगे आप, तो समीकरण में रखो, ये हम कब कर रहे हैं, जब भाग वाली कंडीशन है, यानी डिवीज़न, ठीक है।
तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, अब इसकी घात क्या है, एक है ना, ऊपर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x ब्रैकेट में y प्लस माइनस डेल्टा y का -1। ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या करते हैं, हम z कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से z कॉमन ले लें, देखो हमारा ये था z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से z कॉमन ले लें, तो हमने अगर z कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इजक्वल टू, यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। हम यहाँ से y कॉमन ले लें तो y की जगह क्या निकलेगा, -1। कॉमन में क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। यहाँ तक आपके समझ में आया, ठीक है। और देखो z ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये x y का इनवर्स है तो नीचे ले आएंगे इसको, तो ये x अपॉन y हो गया, और x अपॉन y किसके बराबर है, z के, तो ये कट जाएगा z से। तो क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y का -1। अब आगे देखो, हम द्विपद सिद्धांत से यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में द्विपद सिद्धांत लगाया हमने, और द्विपद सिद्धांत में क्या किया कि जो हमने निकाला 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, और यहाँ पे जो हमारा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y की इनवर्स था ना, हम उसको द्विपद सिद्धांत से क्या करेंगे, द्विपद सिद्धांत से उल्टा कर देंगे, किसको, चिन्ह को। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, और ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन y, ठीक है। यानी द्विपद सिद्धांत से क्या हुआ कि हमारे जो चिन्ह थे वो चेंज हो गए, ठीक है। अब गुणा करो इसका। अब जब गुणा करेंगे तो देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, हमने क्या किया, सबसे पहले 1 का गुणा किया इसमें, तो 1, ठीक है, प्लस माइनस, फिर 1 का गुणा किया इसमें तो डेल्टा x अपॉन x, फिर इसका गुणा इसमें किया तो माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन y, और फिर इसका हमने इसमें गुणा किया तो माइनस प्लस डेल्टा x अपॉन x डेल्टा y अपॉन y। मैंने सेम वही चीज़ बताई थी आपको। अब ये देखो गुणा आ गया, यानी अब इसको ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो हम यानी डेल्टा x इंटू डेल्टा y अत्यधिक कम है, अतः इसे छोड़ने पर, हम इसे छोड़ देंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन y, ये बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा, हमारा क्या बचा, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन y, ठीक। अब अगर आपसे मैक्सिमम त्रुटि पूछ ले तो मैक्सिमम त्रुटि के लिए क्या करेंगे, वही सेम पूछ लें आपसे, डेल्टा z अपॉन z मैक्स, मैक्सिमम इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, ठीक है। ये हमारा मैक्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है मापित राशि की घात में त्रुटि।
हो जाएगा मापित राशि की घात में त्रुटि। वही राशियां हैं हमारे पास x, y, z, तो हम घात में क्या करते हैं, z बराबर लिखते हैं x की घात m। ठीक है, समीकरण 1 हम लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, log z इक्वल टू m log x। अब क्या होगा, इसका हम करेंगे आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन करने पर जब आंशिक अवकलन करेंगे तो यह निकलेगा डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू m डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ z बराबर x y की घात m हो तो यहाँ निकल आएगा डेल्टा z अपॉन z बराबर m डेल्टा y अपॉन y। अगर z बराबर कोई और संख्या दे रखी हो, a दे रखी हो, a की घात m दे रखा हो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन z बराबर m डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, तो ये हो गया मापित राशि की घात में